प्रिय छात्रों, आप लगातार ऑनलाइन कक्षाओं में इस समय पढ़ रहे हैं। जनरल कॉलेज द्वारा निरंतर ये कक्षाएं चलाई जा रही हैं। आप सभी का इसमें एक बार पुनः स्वागत है। आप इससे पहले हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित अशोक का फूल ये पाठ आप लोगों ने पढ़ा था। बड़ा ही पौराणिक पाठ था वो। उसी क्रम में प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी द्वारा लिखित भाषा और आधुनिकता ऐसे शीर्षक से जुड़ा हुआ ये पाठ आप लोग आज पढ़ेंगे। तो आप सबसे पहले जब किसी पाठ को पढ़ते हैं तो सबसे पहले परिचय को देखते हैं, और परिचय में आप देखते हैं कि ये निबंधकार भी थे, ये आलोचक भी थे, इनमें कई विधाओं पर इनका अपना ज्ञान था। और सन 1919 में दक्षिण भारत में इनका जन्म हुआ था। 2005 में इनकी मृत्यु हुई थी। और इन्होंने जैसे इनका निबंधकार, आलोचक, विचारक ये थे, वैसे ही इन्होंने रचनाएं भी की हैं। मेरे विचार हैं, साहित्य और समाज है, लैंग्वेज प्रॉब्लम इन इंडिया करके है, ऐसे करके इन्होंने कुछ संपादित ग्रंथ भी लिखे हैं। तो इस प्रकार इनका परिचय भी बड़ा विस्तार से परिचय आपकी बुक में दिया हुआ है। हमने परिचय को शॉर्टराइज किया है, उसको छोटा किया है। और जैसे कि परिचय में, गद्य के परिचय में 7 बिंदु होते हैं, 9 बिंदु होते हैं, उनके अनुसार आप इसको करेंगे। देखेंगे आप सबसे पहले जन्म की तिथि स्थान, दूसरा शिक्षा एवं कार्य, तीसरा साहित्यिक सेवाएं, चौथा रचनाएं, पांचवा भाषा, छठा शैली, सातवां हिंदी साहित्य में स्थान। ऐसे करके 4-7 हेडिंग में इनका परिचय आप लोगों को करना है। पीडीएफ आपको भेजी जाएगी, उस पीडीएफ में परिचय पूरा दिया हुआ है, उसको आप लोग करेंगे। तो यहाँ पर रेड्डी जी ने जो भाषा की समस्याएं हैं और भाषा में हम आधुनिकता कैसे लाएं, इस बात पर पूरे पाठ में विचार किया है। समझते चलिए, इसको देखते हुए चलें। कुछ भाषा की समस्याओं पर विद्वानों ने बहुत कुछ लिखा है। अनेक विद्वान भी ऐसे हुए हैं जिन्होंने भाषा के ऊपर बहुत कुछ लिखा है, परंतु भाषा और आधुनिकता पर विशेष रूप से कुछ नहीं लिखा गया। भाषा में आधुनिकता कैसे आए, इस पर अन्य विद्वानों ने नहीं लिखा है, बल्कि रेड्डी जी ने इस पर दृष्टि डाली है। विद्वान लेखक वैज्ञानिक दृष्टि से भाषा और आधुनिकता पर विचार किया है। इस लेखक में भाषा परिवर्तनशील होती है। कहते हैं जैसे जैसे समय बदलता है, जैसे जैसे साहित्य बदलता है, भाषा परिवर्तित होती जाती है। इसका इतना ही अर्थ है कि भाषा में नए भाव, नए शब्द, नए मुहावरे, नए लोकोक्तियां, नई रीतियां सदैव आती रहती हैं। नए नए भाव जुड़ जाते हैं, नए नए शब्द भाषा में आते रहते हैं, नई नई कहावतें आ जाती हैं, मुहावरे नए नए जुड़ते जाते हैं, नई रीतियां भी इसमें जुड़ जाती हैं। तो जैसे संस्कृति, समय, समाज बदलता रहता है, वैसे ही हमारा जो भाषा है उसमें नए नए शब्द जुड़ते रहते हैं। इन सब का प्रयोग ही भाषा को व्यवहारिकता प्रदान करता हुआ भाषा में आधुनिकता लाता है। इन सब चीज़ों का प्रयोग, मुहावरों का, लोकोक्तियों का, नए शब्दों का, इनका प्रयोग जब हम भाषा में करते जाते हैं और उसको व्यवहारिक रूप प्रदान करते हैं, उसको व्यवहार में भी लाते हैं, तो यही भाषा आधुनिक बन जाती है, जिसमें आधुनिक विचार भी शामिल हो जाते हैं। विद्वान लेखक का मत भी है कि वैज्ञानिक शब्दावली को ज्यों का त्यों लेना चाहिए। तो वैज्ञानिक शब्दावली है उसको भाषा में ज्यों का त्यों ले लें। अगर उसके पर्यायवाची को हम लाएंगे, उसके समानार्थी उसमें ला के रख देंगे, तो लोग उसकी नाम को समझ नहीं पाएंगे। जैसे कहीं पर स्पुतनिक है, कहीं पर कोई दूसरा शब्द इस प्रकार का विज्ञान का अगर जुड़ जाता है, कहीं पर बम शब्द है, कहीं पर पता लगा कि कोई और कोई शब्द डाल दिया, एलिवेटर है, एस्केलेटर है, ऐसे शब्द डाल दिए, तो जो वैज्ञानिक शब्दावली के प्रयोग हैं उनको ज्यों का त्यों भाषा में लाएं, क्योंकि वो उनका प्रचलन सारी जगह पर एक जैसा हो गया है। भाषा को अपनी नित्य नूतनता की प्रवृत्ति बनाए रखनी पड़ेगी, अर्थात भाषा में नित्य नवीनता, नित्य नयापन की जो अपनी प्रवृत्ति है, रुचि है, वो बनाए रखनी होगी। तभी भाषा में आधुनिकता आएगी और तभी व्यक्ति और समाज का सर्वांगीण विकास हो सकेगा। अर्थात जब हम भाषा को आधुनिक समस्याओं से, आधुनिकता से जोड़ेंगे तो भाषा का विकास होगा, व्यक्ति और समाज का भी उस भाषा के माध्यम से विकास होगा, क्योंकि हम उस
अद्यतन जो भी आवश्यकता है समाज को, उस प्रकार से हम भाषा के माध्यम से समझा सकेंगे। व्यवहारिकता की दृष्टि से प्रोफेसर रेड्डी का ये सुझाव बहुत विचारणीय है कि हम समय के साथ साथ, वैज्ञानिकता के साथ साथ हम अपने भाव में, अपनी भाषा में परिवर्तन करें। छोटे छोटे प्रश्न भी इसमें बन सकते हैं। लेखक ने किस दृष्टि से भाषा पर विचार किया है, प्रश्न बन जाता है। जैसे एक लेखक ने भाषा में क्या विचार किया है, ऐसे करके प्रश्न बन जाता है, विचार किया है। तो इसके लिए आप साधारण सा उत्तर एक खोज देंगे कि विद्वान लेखक ने वैज्ञानिक दृष्टि से, लेखक ने वैज्ञानिक दृष्टि से भाषा पर विचार किया है। इस तरीके से भी आप जो है प्रश्नों को बनाते हुए चलेंगे। ठीक है। एक प्रश्न दूसरा बनता है कि वैज्ञानिक शब्दावली को हमें किस प्रकार प्रयोग करना है। प्रश्न बन जाता है कि वैज्ञानिक शब्दावली का प्रयोग किस प्रकार करें। तो इसका उत्तर बन जाता है कि वैज्ञानिक शब्दावली का प्रयोग यथावत करें, यानी उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं करें। ज्यों का तुम उसको वहां पर लिखते हैं तो वो हर एक व्यक्ति उसको समझ पाएगा। नीचे देखें, इसमें किसी भी क्षेत्र में रमणीयता लाने के लिए नित्य नूतनता की आवश्यकता होती है, इसी को दृष्टि में रखकर कवि माघ ने कहा होगा। यानी ये कह रहे हैं कि किसी भी क्षेत्र में रमणीयता लाने के लिए नित्य नूतनता की आवश्यकता होती है। जहां पर नयापन होगा वहां सुंदरता होगी। क्षणे क्षणे यन्न वतामुपैति तदेव रूपम रमणीयताया। क्षणे क्षणे, क्षण क्षण में, यन्न नवताम उपैति, जो नव्यता प्राप्त होती है, जो नवीनता प्राप्त होती है, तदेव रूपम, वही रूप रमणीयताया, वही रूप सुंदरता का है, वही रूप रमणीयता का है। ये यहां पर माघ ने बताने का प्रयत्न किया है कि क्षण क्षण में जो नवीनता प्राप्त होती है वही रूप सुंदरता का है। अर्थात जहां नवीनता होगी वहां सुंदरता होगी, जहां सुंदरता होगी वहां नवीनता होगी, एक दूसरे पर आश्रित है। रमणीयता और नित्य नूतनता अन्योन्याश्रित है। देखें आगे और ध्यान दें इसमें कि रमणीयता और नित्य नूतनता अन्योन्याश्रित है। अन्योन्याश्रित माने एक दूसरे पर आश्रित है, एक दूसरे पर पूर्णतः आश्रित है। प्रश्न एक बन जाता है कि अन्योन्याश्रित क्या है। प्रश्न बना अन्योन्याश्रित क्या है, अन्योन्याश्रित क्या है। एक प्रश्न बन गया छोटा सा। उत्तर आप इसका खोज सकते हैं कि रमणीयता और नित्य नूतनता, नित्य नूतनता अन्योन्याश्रित है, अन्योन्याश्रित है। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं, अन्योन्याश्रित है, इस तरीके से इसको समझ सकते हैं। रमणीयता के अभाव में कोई भी चीज मान्य नहीं होती है। जब तक उसमें सुंदरता नहीं है तब तक उस चीज का महत्व नहीं। और नित्य नूतनता किसी भी सर्जक की मौलिक उपलब्धि की प्रमाणिकता सूचित करती है। इसमें यह बताना चाहते हैं कि अगर हम नित्य नूतनता अपने किसी कार्य में लाते हैं, पढ़ाई में लाते हैं, किसी रचना में लाते हैं, अगर नित्य नूतनता उसमें कोई नया भाव जोड़ते जाते हैं तो वो इस बात की प्रतीक है कि सर्जक की यह मौलिक उपलब्धि है, कि वह उसकी अपनी निजी सोच है। मौलिक उपलब्धि माने, मौलिक माने होता है निजी, वो उसकी अपनी निजी सोच है, उसने कहीं से कॉपी नहीं किया है, उसको निजी सोच है।
उसकी इस प्रामाणिकता को सूचित करती है नित्य नूतनता। और उसकी अनुपस्थिति में कोई भी चीज वस्तुतः जनता व समाज के द्वारा स्वीकार्य नहीं होती। और जब तक उसमें निजीपन नहीं है, मौलिकता नहीं है, उसकी अनुपस्थिति में कोई भी चीज, नूतनता की अनुपस्थिति में कोई भी चीज जनता व समाज के द्वारा स्वीकार्य नहीं होती। अर्थात जनता उसी चीज को अधिक पसंद करती है जिसमें नयापन है, जिसमें निजीपन है, जिसमें मौलिकता है, अपनी सोच है। बताया इन्होंने, सड़ी गली मान्यताओं से जकड़ा हुआ समाज जैसे आगे बढ़ नहीं पाता, वैसे ही पुरानी रीतियों और शैलियों की परंपरागत लीक पर चलने वाली भाषा भी जन चेतना को गति देने में प्रायः असमर्थ रह जाती है। लेखक ये बताना चाहता है कि जैसे कि जो परंपरागत शब्द हैं, सड़ी गली मान्यताओं से जकड़े हुए जो शब्द हैं, वो हमारे वर्तमान समय में हमारे समाज का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते। जैसे कि पुरानी मान्यताओं पर चल करके हम, पुरानी गति से चल करके हम आज के समाज के साथ अगर हम स्पर्धा करें तो हम पिछड़ जाएंगे। उसी प्रकार भाषा भी, अगर परंपरागत लीक पर हम चलेंगे तो भाषा भी हमारी जो जन चेतना है, हमारी जो आज की आवश्यकता है, जो क्रियाशीलता है, आजकल के जो नए नए प्रयोग हैं, जो वैज्ञानिक युग है, उसके अनुसार हम जो है समर्थ नहीं हो पाएंगे। लोगों को चेतना देने में हमारी भाषा समर्थ नहीं हो पाएगी। भाषा समूची युग चेतना की अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम है। भाषा किसका माध्यम है? भाषा अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम है। प्रश्न बन गया इसमें, भाषा क्या है? अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम है। ऐसे छोटे छोटे प्रश्न जो है आप समझते चलें। भाषा जो है अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम है, अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम है। ये देखा जाए पढ़ाते समय भी आप ये पॉइंट आउट करते हुए भी चल सकते हैं, क्योंकि अब देखें इसमें तो भाषा अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम है। प्रश्न आप बड़ी आसानी से बना लेंगे, भाषा किसका माध्यम है, इतना तो आप कर ही सकते हैं। और उत्तर आपके सामने दिया है, यानी इसमें प्रश्न और उत्तर दोनों समाहित है। ऐसे जैसे कहते हैं स्मरणीय बिंदु, ऐसे स्मरण बिंदु नोट करते हुए चला करें, पॉइंट आउट करते हुए चलें। ऐसी सशक्तता तभी वो अर्जित कर सकती है कौन? भाषा, जब वो अपने युगानुकूल सही मुहावरों को ग्रहण कर सके। युग के अनुसार जो नए मुहावरे हैं, नई कहावतें हैं, उसको अपने में आत्मसात करे। भाषा सामाजिक भाव प्रकटीकरण की शुभोत्ता के लिए उद्दिष्ट है, निर्दिष्ट है। उद्दिष्ट माने निर्दिष्ट है, उसके अतिरिक्त उसकी जरूरत ही सोची नहीं जाती। इस उपयोगिता की सार्थकता समसामयिक सामाजिक चेतना में प्राप्त द्रष्टव्य, इस उपयोगिता की सार्थकता समसामयिक, समसामयिक मतलब जो बिल्कुल अद्यतन है, जो बिल्कुल आधुनिक है, उस सामाजिक चेतना में सहयोग कर सकती है। आगे देखें पेज पर क्या दिया है इसमें। संश्लिष्टताओं की द्रूहता का परिहार करने में निहित है। कभी कभी अन्य संस्कृतियों के प्रभाव से और अन्य जातियों के संसर्ग से भाषा में नए शब्दों का प्रवेश होता है। कोई अन्य संस्कृति अगर हमारे बीच में शामिल हो गई है, हमारे समाज में आकर के, तो उसके प्रभाव से भी और अन्य जातियों के मिलने से भी भाषा में नए शब्द आ जाते हैं, क्योंकि उनकी संस्कृति के शब्द, उनके अपने शब्द भी भाषा में जुड़ जाते हैं। और इन शब्दों के सही पर्यायवाची शब्द अपनी भाषा में ना प्राप्त हों तो उन्हें वैसे ही अपनी भाषा में स्वीकार करने में किसी भाषा भाषी को उत्पत्ति नहीं होनी चाहिए। यानी इसमें यह बताया है कि अगर उस संस्कृति के, उनकी संस्कृति के कोई शब्द हमारी भाषा में आ जाएं और इनके पर्यायवाची अगर हमें अपनी भाषा में नहीं मिलते हैं, तो हम अपनी भाषा में उन शब्दों को वैसे के वैसे ही प्रयोग कर लें और इसमें किसी भाषा भाषी को, भाषा बोलने वाले को कोई आपत्ति भी नहीं होनी चाहिए। क्यों? उनके पर्यायवाची शब्द हमारे पास नहीं है तो हम उनको उन्हीं रूप में समझें, उसी रूप में उनको समझाने का प्रयत्न करें और अपने लोग भी उन शब्दों को उन्हीं की भाषा में समझने की कोशिश करें। यही भाषा की आधुनिकता होती है कि किसी भी संस्कृति के, किसी भी जाति के शब्द अगर आ जाएं तो उनको हम अपनी भाषा में
स्वीकार कर लें उनको, और यही भाषा में आधुनिकता है। इसी से भाषा का कोश बढ़ता है। भाषा की सजीवता इस नवीनता को पूर्णता आत्मसात करने पर ही निर्भर करती है। अगर हम अन्य भाषाओं के शब्दों को, अन्य संस्कृतियों के शब्दों को भी अपने में जोड़ लेते हैं, तो ये क्या है, इसको आत्मसात कर लेते हैं, तो समझ लो कि ये भाषा में आत्मसात करने की शक्ति है, और ये भाषा में आधुनिकता भी है। कि भाषा आधुनिक हो रही है, नए नए शब्दों को, नए नए प्रयोगों को जोड़ रही है। भाषा म्यूजियम की वस्तु नहीं है, ये कोई संग्रहालय में रखी जाए, कोई ये इसको किसी को दर्शन करने के लिए रख दी जाए, ऐसी कोई इसकी आवश्यकता नहीं है। उसकी स्वतः सिद्ध एक गति है। अर्थात भाषा जो है वो स्वतः सिद्ध है, स्वयं सिद्ध है, और उसकी एक स्वाभाविक गति है। जैसी जैसी संस्कृतियां बदलती हैं, जैसे जैसे जातियां जुड़ती हैं, जैसे जैसे प्रयोग होते जाते हैं, जैसे जैसे वैज्ञानिकता बढ़ती है, वैसे वैसे वो भी गतिमान रहती है। सदैव नित्य नूतनता को ग्रहण करके वो चलने वाली है। अर्थात वो सदैव अपने अंदर नई नई चीज़ों को आत्मसात करती है, और यही हमारी भाषा को गति प्रदान करती है। ये भाषा गतिशील भाषा भी कही जा सकती है। भाषा, इस पर विचार किया है इन्होंने, ये सब महत्वपूर्ण पैराग्राफ है। भाषा स्वयं संस्कृति का एक अटूट अंग, एक टिक भी लगा हुआ, देखिए बहुत अच्छा पैराग्राफ है। भाषा स्वयं संस्कृति का एक अटूट अंग है। अगर प्रश्न बना दें कि संस्कृति का अटूट अंग क्या है, संस्कृति का अटूट अंग, बोर्ड पर भी आप देखें, अटूट अंग क्या है, क्या है, तो इसमें आप उत्तर लिख देंगे कि संस्कृति का अटूट अंग भाषा है। तो इस तरीके से छोटे छोटे प्रश्न आपको पैराग्राफ से छांटने को मिल सकते हैं। संस्कृति परंपरा से निःसृत होने पर भी परिवर्तनशील और गतिशील है। संस्कृति परंपरा से निःसृत, परंपरा से निकलने पर संस्कृति परंपरा से निकली है, फिर भी वो परिवर्तनशील है और गतिशील है। अर्थात समाज के साथ साथ, समाज की गति के साथ साथ संस्कृति भी बदलती है। वेद चलते थे, वैदिक संस्कृति चलती थी। आज विज्ञान का युग आ गया है, तो वैज्ञानिक संस्कृति भी चलने लगी है। जैसे जैसे समाज का समय बदलता है, जैसे जैसे जैसा माहौल बनता है, उसके अनुसार हमारी संस्कृति में भी परिवर्तन होता है। उसकी गति विज्ञान के प्रगति के साथ जोड़ी जाती है। अर्थात संस्कृति की गति को हम विज्ञान की प्रगति के साथ भी जोड़ देते हैं, और वो भी हमारी एक वैज्ञानिक संस्कृति बन जाती है। वैज्ञानिक आविष्कारों के प्रभाव के कारण, आगे देखें, प्रभाव के कारण सांस्कृतिक हलचलों को शाब्दिक रूप देने के लिए भाषा के परंपरागत प्रयोग पर्याप्त नहीं है। अर्थात जो सांस्कृतिक हलचल है, जो सांस्कृतिक बदलाव है, उसको शाब्दिक रूप देने के लिए भाषा के परंपरागत प्रयोग, अगर हम पुराने प्रयोगों पर जाएंगे, पुराने शब्दों पर ही चले जाएंगे, तो हम जो है पर्याप्त शब्द नहीं जुटा पाएंगे, गतिशील शब्द नहीं जोड़ पाएंगे। इसके लिए नए प्रयोगों की, नई भाव योजनाओं को व्यक्त करने के लिए नए शब्दों के खोज की महती आवश्यकता है। लेखक ये कहना चाहता है कि हम वैज्ञानिक प्रयोगों के लिए, हम भाषा को गति प्रदान करने के लिए, भाषा में आधुनिकता लाने के लिए, नवीनता लाने के लिए हम नए नए शब्दों की खोज करें, भाव योजनाओं को व्यक्त करने के लिए नए शब्द खोजें। लेखक ने यहां पर किस बात पर बल दिया है? नवीन शब्दों को खोजने पर बल दिया है। नवीन शब्दों की खोज करें, ये जो है लेखक ने एक संदेश भी यहां पर दिया है कि हम नए शब्दों की खोज करें। ये आपको जो मैं लिख रहा हूं बोर्ड पर, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको आप नोट करते हुए चलिए, समझते हुए चलिए, तो आपके लिए आगे अध्ययन में भी सुविधा बनी रहेगी। इसको नोट करते हुए चलिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों में शेयर करें, और जो छात्र नए जुड़ रहे हों वे राइट हैंड पर जो आई बटन है उसको दबा करके आप, और जो वीडियो आपने नहीं देखे वो भी आप देख सकते हैं।
ध्यान से समझते हुए चलें। अब प्रश्न यह है कि भाषा में परिवर्तन कैसे संभव है, यत्न साध्य अथवा सहज सिद्ध। यत्न साध्य क्या है? यत्न साध्य से हमारा जो तात्पर्य है वो ये है कि भाषा को युगानुकूल बनाने के पीछे किसी व्यक्ति विशेष अथवा व्यक्ति समूह का प्रयत्न होना चाहिए। यत्न साध्य यानी किसी व्यक्ति या समूह के द्वारा जो कोई प्रयत्न किया जाता है तो उसे यत्न साध्य कहते हैं, कोई प्रयास किया जाता है। ध्यान देंगे इस चीज में। और दो प्रकार से बताया कि परिवर्तन संभव है, अथवा सहज सिद्ध। अब सहज सिद्ध क्या है? सहज सिद्ध से अर्थ यह है कि भाषा की यह गति स्वाभाविक होने के कारण ये किसी प्रयत्न विशेष की अपेक्षा नहीं रखती है। ये भी बताया कि भाषा जो है वो सहज सिद्ध है, पहले बताया जा चुका है, स्वयं सिद्ध है। इसलिए ये स्वयं ही अपने अंदर नए नए शब्दों को आत्मसात कर लेती है, स्वयं ही ये समय की गति के साथ बदल जाती है, संस्कृति के साथ बदल जाती है, उसके साथ ही अपने को आत्मसात कर लेती है और इसे किसी प्रयत्न विशेष की अपेक्षा ही नहीं रखती है। यदि उपलब्ध भाषा वैज्ञानिक आधारों पर पर्याप्त अनुशीलन करें यानी विचार करें तो पहली बात ही सत्य सिद्ध होगी। यानी पहले जो यत्न साध्य वाली बात हमने बताई है, यत्न साध्य वाली बात ही अधिक महत्वपूर्ण है। प्रयत्न हमें करना चाहिए, समूह के द्वारा करें, चाहे व्यक्ति विशेष के द्वारा करें, किसी विचारक के द्वारा करें। जो यत्न सिद्ध वाली जो बात है वही ज्यादा महत्व रखती है। 18वीं सदी में अंग्रेजी भाषा ने और 20वीं सदी में जापानी भाषा ने इस नवीनीकरण की पद्धति को अपनी कोशिशों से संपन्न बनाया। ये बताया इन्होंने, 18वीं सदी में अंग्रेजी भाषा ने और 20वीं शताब्दी में जापानी भाषा ने इस नवीनीकरण की पद्धति को अपनी कोशिशों से संपन्न बनाया। अर्थात वहाँ के विचारकों ने, वहाँ के लोगों ने अपनी प्रयत्नों से अब इसको अपने प्रयत्न सिद्ध यत्न साध्य व्यवस्था से इसको सशक्त बनाया। हर भाषा की अपनी खास प्रवृत्ति होती है, खास रुचि होती है। शब्द निर्माण तथा अर्थ ग्रहण की दिशा में उसका अपना अलग रुख होता है। भाषा की एक प्रवृत्ति है कि उसमें नए नए शब्दों का निर्माण करती है और उसमें नए नए अर्थ वो ग्रहण करे। इस दिशा में उसका अपना एक रुख होता है, उस दिशा में उसका अपना एक झुकाव होता है। उस विशेष प्रवृत्ति के रुख को ध्यान में रखकर ही बिना उस भाषा की मूल आत्मा को विकृत बनाए हम अन्य भाषागत शब्दों को स्वीकार कर सकते हैं। उस विशेष प्रवृत्ति को रुख को ध्यान में रखकर ही, अर्थात भाषा में जो शब्द निर्माण और अर्थ ग्रहण की जो प्रवृत्ति होती है उसी प्रवृत्ति को ध्यान में रखकर हम उस भाषा की आत्मा को विकृत बनाए बिना, हम उस भाषा की मूल स्वरूप को बिना तोड़े, मूल स्वरूप को बिना बिगाड़े हम भाषागत शब्दों को स्वीकार कर सकते हैं। चंद रूपगत परिवर्तनों के साथ जो रूप परिवर्तन हो रहे हैं, जो समाज के परिवर्तन हो रहे हैं, जो संस्कृतियों में परिवर्तन हो रहे हैं, उनके साथ हम अन्य भाषागत शब्दों को स्वीकार कर सकते हैं और अपने स्वरूप में, अपने में विस्तार कर सकते हैं। कहते हैं संस्कृत भाषा, हिंदी भाषा का विस्तार इसलिए बहुत अधिक हो गया है, कहते हैं कि ये जो हमारी भाषा है ये आत्मसात कर लेती है। क्यों? हमारी संस्कृति ही क्या है? ये सामाजिक संस्कृति, ये सबको मिला लेती है अपने में। यह काम एशिया और अफ्रीका जैसे वैज्ञानिक साहित्य सृजन की दिशा में पिछड़े हुए देशों में और भी सत्वर होना चाहिए। अर्थात अफ्रीका जैसे वैज्ञानिक साहित्य सृजन की दिशा में पिछड़े हुए देशों में भी सत्वर होना चाहिए। अर्थात जैसे कि अफ्रीका आज जो ये देश हैं, एशिया, ये सब साहित्य सृजन के क्षेत्र में पिछड़े हुए थे, इसलिए इनमें परिवर्तन आना चाहिए और इसकी बहुत ही महती आवश्यकता है। आगे बढ़ते हुए चलें। भाषा की साधारण इकाई शब्द है। प्रश्न बनता है भाषा की साधारण इकाई क्या है? भाषा की साधारण इकाई क्या है? ये प्रश्न बन गया। तो आप इसके लिए उत्तर में लिख देंगे शब्द। क्या लिखेंगे? लेकिन शब्द केवल नहीं लिखेंगे, भाषा की साधारण इकाई शब्द है, आप पूरा उत्तर इसका लिखेंगे। शब्द के अभाव में भाषा का अस्तित्व ही दुरूह है। यानी जब शब्द नहीं होंगे
तो भाषा का जो अपना अस्तित्व है, उसका जो प्रभाव है, वही कठिन है। यदि भाषा में विकसनशीलता शुरू होती है तो शब्दों के स्तर पर ही, अर्थात भाषा में जो विकास होता है तो वो शब्दों के आधार पर ही तो होता है। शब्द ही तो भाषा में आत्म अभिव्यक्ति का साधन बनते हैं। दैनंदिन सामाजिक व्यवहारों में हम कई ऐसे नवीन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जो अंग्रेजी, अरबी, फारसी आदि विदेशी भाषाओं से उधार लिए गए हैं। वैसे ही नए शब्दों का गठन भी अनजाने में अनायास हो जाता है। नए शब्द हम बना लेते हैं। ये शब्द अर्थात उन विदेशी भाषाओं से सीधे अभिकृत ढंग से उधार लिए गए शब्द भले ही काम चलाऊ माध्यम से प्रयुक्त हों, लेकिन साहित्यिक दायरे में कदापि ग्रहणीय नहीं होते। जैसे कोई विदेशी शब्द हमने ले लिए, कहीं से कोई शब्द उठा लिए विदेशी शब्द हमने, वो साहित्यिक दर्जे में, साहित्यिक कोश में नहीं आते। यदि ग्रहण करना पड़े तो उन्हें भाषा की मूल प्रकृति के अनुरूप साहित्यिक शुद्धता प्रदान करनी पड़ती है। उन शब्दों को हम ग्रहण कर लेते हैं और उसको साहित्यिक भाव जोड़ करके उनको हम शुद्ध कर लेते हैं, समझाने का प्रयत्न उनके माध्यम से करते हैं। यहाँ प्रयत्न की आवश्यकता प्रतीत होती है। अर्थात यहाँ पर हम अगर कोई विदेशी शब्दों को ग्रहण भी करें तो उनको हम अपने साहित्यिक शुद्धता प्रदान करके उनका प्रयोग करें। और एक प्रश्न यह है कि कौन इस साहित्यिक शुद्धिकरण का जिम्मा अपने ऊपर ले सकते हैं, अर्थात इतने बड़े भाषा को परिष्कृत करने के लिए साहित्यिक शुद्धिकरण का जिम्मा कौन ले। हिंदी भाषा के नवीनीकरण, आपने यहाँ तक कभी प्रयत्न की आवश्यकता है, यहाँ तक आपने पूरा वीडियो देखा है, यहाँ तक इसको आप ध्यान से समझें। और चूँकि पाठ की लेंथ काफ़ी है, इसलिए आज आपको यहीं तक प्रतीत होती है, यहाँ तक ही आपको बताते हैं। इसको आप नोट करते हुए चलिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और इसको वीडियो को अंत तक देखें, अपने मित्रों में भी शेयर करें। ध्यान से समझते चलें। सारी आपकी जो परीक्षाएं हैं इसी शिक्षण के आधार पर होनी है, इसलिए कॉपी पर ये रोज़ की रोज़ वीडियो है, परिचय है, प्रश्नावली है, ये सब आप अपने कॉपी पर विधिवत नोट करते हुए चलें, खंड वाइज, काव्य का काव्य में, गद्य का गद्य में, संस्कृत का संस्कृत में, और जो आपके जो खंड काव्य है उसको खंड काव्य खंड में, इसको नोट करते हुए चलें। धन्यवाद।